बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। आज हम लोग एग्रीकल्चर का जो कृषि आदान है उसकी सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर स्तर पर सरकार किसानों की सहायता करने के लिए उन्हें अनुदान देती है। और यह अनुदान दो तरह के होते हैं। कुछ अनुदान प्रत्यक्ष रूप से किसानों को दिए जाते हैं और कुछ अनुदान परोक्ष रूप से किसानों को दिए जाते हैं जब वो कृषि आदान खरीदते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की है और ये मुख्य रूप से दो मंत्रालयों के बीच में आता है। एक सहकारिता मंत्रालय है और एक कृषि मंत्रालय है। और राज्य स्तर पर इसके लिए ये दो मंत्रालय काम करते हैं, जिसमें सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। इस व्यवस्था में जो व्यवस्था तैयार की गई है कि सबसे नीचे किसान होगा। किसान किसी प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य होगा। प्राथमिक सहकारी समिति किसानों की ही समिति है। किसानों के प्रतिनिधि ही उस समिति को संचालित करते हैं, उनके ही अध्यक्ष उसमें रहते हैं। ये प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जिला कोऑपरेटिव का सदस्य होता है और जिला कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो जिला कोऑपरेटिव बैंक है, वो अपेक्स बैंक से पैसा लेता है, जो राज्य स्तर पर संस्था होती है। तो अपेक्स बैंक पैसे की व्यवस्था करता है जो जिला कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। तो जो किसान सोसाइटी के सदस्य होते हैं उनका एक बिजनेस प्लान बनता है जिसको वो क्रेडिट प्लान कहते हैं। और इस क्रेडिट प्लान में उनकी जो लैंड होल्डिंग है, कितनी ज़मीन उनके पास है, वो कौन सी फसलें उन पर बोने वाले हैं, उसके हिसाब से सहकारी समिति ये तय करती है कि इस व्यक्ति को कितना राशि का ऋण मिलना चाहिए। और सोसाइटियों से जो सामान्यतः ऋण मिलता है वो ऋण नगद ना होके काइंड में होता है। मतलब उनको खाद खरीदना पड़ेगा या बीज खरीदना पड़ेगा या मशीन उपकरण वहाँ से लेना होंगे जो सोसाइटी से मिलते हैं। दूसरे कि जो प्राइवेट बैंक हैं या जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, उन किसान क्रेडिट कार्ड पे भी भारत सरकार ब्याज पे अनुदान देती है। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तहत जो ऋण मिलता है वो भी कृषि आदान खरीदने के लिए मिलता है और उसमें ये राशि बैंक से नगद मिलती है। तो किसान को ये सहूलियत होती है कि वो अपना पैसा निकाल के या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मटेरियल खरीदे या वो बाज़ार की किसी दुकान से मटेरियल खरीदे। तो ग्राउंड स्तर पे इस तरह की व्यवस्था है। अब जो कृषि आदान है ग्राउंड स्तर पर बेचने के लिए उनकी दो तरह की संस्थाएं हैं। एक संस्थाएं हैं जो सहकारिता में हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जो मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 7,000 हैं। और इन समितियों में केवल वही उत्पाद मिलते हैं जिनमें भारत सरकार अनुदान देती है या राज्य सरकार अनुदान देती है। दूसरे एक पूरा प्राइवेट सेक्टर है जहां उन जो दुकानदार हैं उनको कृषि विभाग से, उप संचालक कृषि से खाद के लिए अलग लाइसेंस लेना होगा, बीज के लिए अलग लाइसेंस लेना होगा, पेस्टिसाइड के लिए अलग लाइसेंस होना, बायो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका अलग लाइसेंस लेना है, और अगर सब्जी के बीज बेचते हैं तो उसका अलग लाइसेंस लेना होगा। तो इस तरह से उनको ये लाइसेंस लेना होते हैं। फिर उनको जिन कंपनियों का मटेरियल बेचना है उन कंपनियों की डीलरशिप लेना पड़ती है। तो डीलरशिप लेने के लिए भी कंपनी को पैसा जमा करना पड़ता है और डिपॉजिट देने के बाद कंपनियां खाद के लिए ओ फार्म
और बीज और दवाई के लिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट पीसी जारी करते हैं, जो कृषि विभाग में जमा की जाती हैं, जो आपके लाइसेंस पे चढ़ा होता है कि किन कंपनियों ने आपको ऑथोराइज किया है जिनका मटेरियल आप बेच सकते हैं। अब अगर आप मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 1,20,00,000 किसान हैं और इसमें से 67 लाख किसान ऐसे हैं जो या तो कोऑपरेटिव के सदस्य नहीं हैं या जो डिफ़ाल्टर हो गए हैं। तो 67 लाख किसान बाज़ार से सामान खरीद रहे हैं और बाकी किसान कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से खरीद रहे हैं। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये कृषि आदान आते हैं, इसके लिए सहकारिता ने एक अपेक्स संस्था बनाई है जिसको नाम दिया गया है मार्कफेड। ये मार्कफेड संस्था विभिन्न आदान उत्पादक कंपनियों से निगोशिएट करते हैं, उनके टेंडर बुलाते हैं हर साल और रेट तय करके उनसे बल्क में मटेरियल लेके ये 7,000 समितियों को भेजा जाता है। और इस मार्कफेड के लिए भी जो पेमेंट की व्यवस्था होती है वो अपेक्स बैंक से होती है और जब किसानों से ऋण वापसी आती है तो वो पैसा उनके खाते से बैंक को जाता है। प्राइवेट लोगों को अपना पैसा लगाना पड़ता है, प्राइवेट व्यापारियों को, और उन्हें कंपनियों में अग्रिम बुकिंग करना पड़ती है और पैसा लगा के वो अपने गोडाउन में मटेरियल रखते हैं जिसका खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है और फिर वो किसानों को बेचते हैं। अब इस व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नज़र नहीं आती। गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है? जब चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है। तो जब सब्सिडी मिलती है तो चीज़ें बाज़ार के दाम से कम दाम पे उपलब्ध होती हैं और यहीं से फिर गड़बड़ी की शुरुआत होती है। तो जो सबसे बड़ा आइटम है वो है यूरिया। अब यूरिया जो है वो हर किसान को लगता है और हर फसल में किसान यूरिया डालता है। यूरिया के ऊपर सब्सिडी है, डीएपी के ऊपर सब्सिडी है, बहुत सारे जो खाद हैं उनके ऊपर सब्सिडी है। इसी तरह भारत सरकार जब कोई विशेष योजना चलाती है दलहन विकास की या तिलहन विकास की या किसी और फसल के विकास की, तो उन बीजों के उत्पादन और वितरण पर भी सब्सिडी देती है। अभी पिछले सालों में खाद के ऊपर जो सब्सिडी थी वो परोक्ष रूप से थी कि जो कंपनियां जैसे ही खाद बना लेती थी या इंपोर्ट करती थी वैसे ही भारत सरकार उनको अनुदान जारी कर देती थी। पर इसमें जब देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में कालाबाजारी हो रही है तो भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया जिसको वो कहते हैं EFMS, इलेक्ट्रॉनिक जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें कंपनियों को एक कोड नंबर दिया जाता है और डीलर को भी एक कोड नंबर दिया जाता है। तो जब कोई डीलर या कोऑपरेटिव किसी कंपनी से खाद रिसीव करेगी तो उनको अपना वहाँ स्टॉक ऑनलाइन मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह जब वो उसको बेचते हैं तो किस किसान को बेचा उसका आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स लगा के साइट पे अपडेट किया जाता है कि ये जो मटेरियल आया था ये किस किसान को बेचा गया। जब ये EFMS आईडी में बेचने की एंट्री हो जाती है तब भारत सरकार खाद कंपनियों को अनुदान जारी करती है। जितना बिक जाता है उतने स्कंध का स्टॉक का अनुदान भारत सरकार कंपनियों को देती जाती है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर व्यवस्था है और इससे बहुत सारी चीज़ें रुकी। फिर भारत सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड यूरिया कर दिया, उसमें नीम डाल दिया, तो यूरिया के बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल या दूसरे प्रोडक्ट में उपयोग हो रहे थे वो भी रुक गए और उससे भी काफ़ी बचत हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि जो भारत सरकार फर्टिलाइज़र का अलॉटमेंट करती है जो राज्य सरकार को मिलता है, राज्य सरकार के स्तर पर कृषि विभाग की एक समिति होती है जो जिले को अलॉटमेंट करती है कि कौन सी कंपनी अपने खाद का रैक किस जिले में ली जाएगी। और मध्य प्रदेश उसमें राज्य सरकार ही तय करती है कि ये जो खाद है इसमें से कितना खाद प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और कितना खाद कोऑपरेटिव में जाएगा। अब
पहले ये व्यवस्था 50-50% की थी कि 50% मटेरियल कोऑपरेटिव में जाएगा और 50% प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1,20,00,000 किसानों में से 67 लाख किसान ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव के माध्यम से खाद लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर से ही खाद मिलेगा। पर जैसे यूरिया जैसे प्रोडक्ट की या डीएपी की कमी हो जाती है, क्योंकि कई बार इंपोर्ट कम होता है या कई बार कंपनियां कम प्रोडक्शन करती हैं, तो या कई बार राज्य सरकार भारत सरकार को कम प्रोजेक्शन दे पाती है और फसलें ज़्यादा बोली जाती हैं, मांग बहुत बढ़ जाती है, तो इससे कमी होने लगती है। इस कमी को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार से और कोटा मांगने की कोशिश राज्य सरकार करती है, कोटा बढ़ाती है। साथ ही साथ वो ये जो 50-50 का रेशियो है प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र का, इसको घटा के कई बार वो 100% कर देते हैं कि जितना मटेरियल आएगा वो पूरा 100% कोऑपरेटिव में जाएगा। और ये माना जाता है कि कोऑपरेटिव में जो वितरण हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और जो प्राइवेट व्यापारी वितरण कर रहे हैं वो उसकी कालाबाजारी करते हैं। तो उस कालाबाजारी को रोकने के लिए पूरा मटेरियल कोऑपरेटिव में दे दिया जाता है। अब जब बाद में प्राइवेट व्यापारी संघ मांग करते हैं तो वो 80-20 का आदेश निकाल देते हैं कि 80% सोसाइटी में जाएगा और 20% प्राइवेट व्यापारी को मिलेगा। कभी आदेश निकालेंगे कि 55% सोसाइटी में जाएगा, 45% प्राइवेट व्यापारी को मिलेगा। अब ये जो हिट एंड रन में प्रयोग हो रहे हैं, इससे ना तो प्राइवेट व्यापारी अपनी फाइनेंशियल व्यवस्था कर पा रहे हैं और ना कोऑपरेटिव की फाइनेंशियल व्यवस्था हो पा रही है। तो इससे जब जो कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनका पेमेंट रुक जाता है, उनको मार्केट द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो और रुचि नहीं लेते हैं कि वो मध्य प्रदेश में या ऐसे किसी राज्य में खाद लाएं जहां उन्हें ज़बरदस्ती कोऑपरेटिव सेक्टर में देना पड़े और उसका पेमेंट उन्हें बहुत लेट मिले। तो ये दुष्चक्र बन जाता है और इसकी वजह से हमेशा कृषि आदानों की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया रहता है। फिर अगर आप इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सोसाइटी तक समझने की कोशिश करें, तो जब भारत सरकार अलॉटमेंट देती है और राज्य सरकार कंपनी को ये बताती है कि उन्हें रैक कहाँ पे लाना है, तो उस रैक को खाद उतार के कोऑपरेटिव में जो जाता है, पहले एक गोडाउन में रखा जाता है, उसको वो कहते हैं डबल लॉक। कुछ दिन उसमें रखते हैं, फिर डबल लॉक से निकाल के सोसाइटी के अकाउंट में वो खाद जाता है और सोसाइटी के गोडाउन को वो कहते हैं सिंगल लॉक, और सिंगल लॉक से वो खाद फिर किसान को जाता है। तो रैक पॉइंट से और किसान तक जाने में एक ही खाद की बोरी की 5 या 6 बार उठाधरी होती है, इसकी कॉस्ट होती है। इसी तरह प्राइवेट व्यापारी भी रैक पॉइंट से मटेरियल अपने गोडाउन में लाते हैं, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देते हैं, तो वो फिर डीलर के गोडाउन में जाता है और फिर डीलर के गोडाउन से किसान को जाता है। अब ये जो बार बार एक ही बोरी की उठाधरी होती है, इस पर चाहे वो प्राइवेट में खर्चा हो और चाहे वो कोऑपरेटिव में खर्चा हो, अल्टीमेटली ये खर्चा जुड़ता किसान की कीमत में है। इससे क्या होता है कि कृषि आदान की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी अव्यवस्था या इनएफिशिएंसी सप्लाई चेन में होगी, जितना ज़्यादा बार उसको उठा धरना के लिए खर्च करना पड़ेगा, उतना उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, वो लागत उसमें जुड़ती जाती है। इसी तरह जितना पहले कोऑपरेटिव लोन लेगा अपेक्स बैंक से और मार्कफेड को देगा और मार्कफेड कंपनियों को पे करेगा, तो जो लोन की ब्याज की कॉस्ट है वो भी अल्टीमेटली कृषि आदान की कीमत में ही जुड़ती है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में इनएफिशिएंसियां हैं, इससे ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह प्रभावित है। आज जब हम डिजिटल युग में रह रहे हैं और जहां हर प्राइवेट कंपनी जो एफएमसीजी में काम करती हैं, उनने डायरेक्ट अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार कर लिया है
और वो उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक पूरा डेटा ट्रैक करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि माल तभी बनाया जाए जब उसकी मांग हो और उसको गोडाउन में कम से कम रखा जा सके और तेज़ी से उसको फैक्ट्री टू कंज्यूमर तक भेजा जा सके। तो इस तरह का सप्लाई चेन मैनेजमेंट आज आधुनिक युग में कृषि आदान के लिए भी सरकार बना सकती है। अगर ये सरकार इस तरह का आदान का मैनेजमेंट बना देती है तो इससे एक तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी, लागत कम होगी, तो कृषि आदान सस्ते होंगे। दूसरे, जो सब्सिडी की वजह से उसकी चोरी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, उस पर भी रोक लगेगी। तो भारत को जो अनावश्यक भारत सरकार को सब्सिडी देना पड़ रही है किसान के नाम पर, जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी जाती है, अभी क्या हो रहा है कि जब खाद आता है और उसकी इनएफिशिएंसी होती है तो जिला स्तर पर 3 अधिकारी उसको मैनेज करते हैं। एक को कहते हैं हम डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर, और ये मार्केट के अधिकारी होते हैं जिनको ये पता होता है कि उन्हें कितना खाद सोसाइटियों के लिए उपलब्ध होने वाला है। दूसरा होता है जीएम, जनरल मैनेजर, जो जिला कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य प्रबंधक होते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि किन किसानों को या किन सोसाइटियों की कितनी लिमिट है और उसका पेमेंट उनके थ्रू जाता है। और तीसरा होता है उपसंचालक कृषि, डीडीए। तो उपसंचालक कृषि रेगुलेटर का काम करता है और एक्सटेंशन का काम करता है। अब ये तीनों अधिकारी जब पूरा नियंत्रण रखते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें प्राइवेट व्यापारियों को कंपनी मटेरियल देती नहीं है। वो कहती है आप, सरकार ने पूरा मटेरियल ले लिया है या सरकारी अधिकारियों से आप कहलवाइए तो मिलेगा। इसके लिए व्यापारियों को सरकारी कार्यालयों में खर्चा करना पड़ता है, तो अगेन वो खाद में ही उसकी कीमत में वो खर्चा जोड़ता है। या एक और तरीका जो तेज़ी से निकला है कोऑपरेटिव में, क्योंकि जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उसमें अब क्या हो रहा है कि वो किसान के नाम पर खाद कुछ बिचौलियों को दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में दे रहे हैं, और 256 रुपये की बोरी मध्य प्रदेश में 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ब्लॉक में मिल रही है। तो ये कहाँ से आ रहा है खाद? जब चूँकि प्राइवेट व्यापारी को तो खाद जा नहीं रहा है, ये पूरा खाद अगर कोऑपरेटिव में जा रहा है और बाज़ार में ब्लैक हो रहा है तो ये कोऑपरेटिव के ही थ्रू ब्लैक हो रहा है। तो इस सब की जांच करना या नियंत्रण रखना बहुत असंभव है और इसमें उतना ही खर्चा सरकार का बढ़ता है कि पहले भ्रष्टाचार करके या इनएफिशिएंसी लाके उसमें गड़बड़ी हो और फिर उस गड़बड़ी को रोकने के लिए जांच एजेंसी आए और उनकी भी तनख्वाह आपको देना पड़े। तो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर ठीक करना है तो 3 इसके मुख्य स्टेक होल्डर हैं। एक है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है प्राइवेट कंपनियां जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैन्युफैक्चरर्स में भी 2 तरह की कंपनियां हैं, एक कोऑपरेटिव की कंपनियां हैं जैसे इफको कृफको टाइप की, दूसरे भारत सरकार की कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और तीसरे प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ये तीनों स्टेक होल्डर जो हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और कृषि आदान उत्पादक कंपनियां, अगर ये तीनों लोग मिलके एक ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाते हैं जिसमें उत्पादन से मटेरियल सीधे फार्मर तक जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने जो लैंड रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड तैयार किया था वो बहुत खूबसूरत से तैयार किया था और हर खाते का नंबर है, हर किसान के पास कितने खाते हैं वो B1 में आता है। तो खसरा में हर प्लॉट का नंबर होता है, B1 में एक ही जगह उस किसान का रिकॉर्ड आ जाता है कि उनके पास कितने हेक्टर ज़मीन है या कितनी ज़मीन है। रबी और खरीफ फसलों के पहले गिरदावरी होती है जिसमें पटवारी और कृषि विभाग के लोग मिलकर ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि कौन सी फसल किसान को बोना है। तो सरकार को एडवांस में ही ये पता होता है कि किसान के पास कितनी ज़मीन है और वो कौन सी फसल बो रहा है। अगर उस फसल के लिए कौन से उत्पाद लगने वाले हैं ये गणना करना बहुत आसान है। सभी किसानों के आज बैंक खाते खुल गए हैं और सभी किसान आज जो सरकार उनका उपार्जन करती है उसके लिए भी उनके मोबाइल पे
मैसेज भेजती है, तो उनके नाम, पते, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। केवल इस डेटा को एक सॉफ्टवेयर पे ले आना है और जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसमें जोड़ देना है। तो ये जो अभी हम ऐसे पीस मील में काम कर रहे हैं कि कभी हम EFMS ID लगा देंगे, कभी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, कभी सहकारी सेक्टर को दे देंगे और कभी बिल्कुल नहीं देंगे, तो ये कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। और इससे अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ये हल नहीं होंगी। देखिए, किसान भी कई बार अनजाने या जानकर भी गड़बड़ी करते हैं। किसान भी बहुत आज उतने सीधे किसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जैसे मेरा स्वयं का अनुभव है कि मनरेगा में जब मजदूरों का भुगतान उनके खातों में जाने लगा, तो मजदूरों ने अपना खाता नंबर, IFC कोड और उनका पिन नंबर भी बिचौलियों को दे दिया और बिचौलिए ही उनके खाते से पैसा निकालने लगे। आज भी जो किसान के नाम पे अंगूठे लगाए जा रहे हैं EFMS ID में, ये कौन लगा रहा है? किसान ही तो लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो किसान के प्रतिनिधि नहीं हैं? सोसाइटी में किसान के प्रतिनिधि हैं, मंडी बोर्ड में किसान के प्रतिनिधि हैं, मार्कफेड में किसान के प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट में मिनिस्टर किसान के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। तो हर जगह जब किसानों का प्रतिनिधित्व है, फिर भी दोनों एंड पे किसानों के साथ छलावा होता है और दोनों एंड पे किसानों को राहत नहीं मिलती है, तो ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है? कोई विदेश से तो और लोग आने वाले नहीं हैं जो इस व्यवस्था को सुधारेंगे। केवल आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें और जिस व्यक्ति की जो जवाबदेही है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। किसान भी ये समझे कि वो गलत जगह अंगूठा ना लगाए, गलत जगह अपना आधार कार्ड नंबर किसी को उपयोग करने के लिए ना दे। आज एक और जो सबके हाथ में, देखिए, खाद का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हीरा है या सोना चांदी का बिस्किट है कि आप लपेट के रुमाल में जेब में रख के चले जाएंगे। अगर खाद जाएगा तो टन से जाता है, ट्रकों में जाता है, ट्रॉली में जाता है, भर के जाता है, बोरियों में आता है। तो इसकी चोरी छुप के नहीं हो सकती। सबको पता होता है कि किसके पास ब्लैक का खाद आया है। सबको ये पता होता है कि कौन सा प्राइवेट व्यापारी ब्लैक कर रहा है या कौन सी सोसाइटी ब्लैक कर रही है। आज हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें एक कैमरा है, वो वीडियो बना सकता है, उसको सोशल मीडिया पर डाल सकता है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पर डालता है, वैसे ही ये जांच होना शुरू होती है और ये गड़बड़ियाँ होना शुरू होती हैं। अगर हम ये कोशिश करें कि करोड़ों लोग गड़बड़ी करें और कुछ सैकड़ों लोग ही उसको पकड़ें, तो ये संभव नहीं है। करोड़ों लोगों को भी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगी। अगर इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभाएंगे, तो कोई भी सरकार किसी भी तरह की व्यवस्था बना ले, उसमें हम तरीका निकाल ही लेंगे और उसका दुरुपयोग कर लेंगे। देखिए, कंप्यूटर अगर नंबर पहचानता है या आपका बायोमेट्रिक्स पहचानता है, तो वो आपको समझना है। कंप्यूटर गड़बड़ी नहीं पकड़ सकता है अगर आप अपना बायोमेट्रिक्स या आधार कार्ड का नंबर उपयोग कर रहे हैं। तो मशीन तभी गड़बड़ी पकड़ेगा जब कोई गलत नंबर डाला जाएगा या गलत बायोमेट्रिक्स लगाया जाएगा। तो आज जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, वही गड़बड़ियां कर रहे हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। इससे हम दिक्कत क्या कर रहे हैं कि जब ये अफवाह फैलाई जाती है कि कृषि आदान नहीं मिलेगा, तो सब चीज़ें ब्लैक में मिलने लगती हैं, क्योंकि जिनको अभी नहीं चाहिए वो भी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और सब कोई अपना एक स्टॉक रखना चाहता है, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो किसान हो, बड़े किसान हो, जिनकी जितनी हैसियत होती है। तो एक साथ एकदम से मांग बढ़ जाती है, उतनी पूर्ति होती नहीं है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये डायनेमिक्स को हमें समझना होगा और ये इनपुट की सप्लाई मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करना होगा, तभी ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आके काम कर रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं,
उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और एक वैकल्पिक वितरण प्रणाली विकसित कर सके जो आगे चल के रोल मॉडल के तौर पर हो और वो पूरे देश में उसको अपनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको पता लगा होगा कि वितरण प्रणाली किस तरह काम करती है। अगर आपका कोई कमेंट हो या सुझाव हो तो आप ज़रूर भेजें।